फ्रेंड्स, थार एजुकेशन ग्रुप के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं रमेश कुमार। आज हम बात करेंगे कल जहाँ पे हमने छोड़ा था। कल हमने रासायनिक अभिक्रियाएं एवं उत्प्रेरक नामक टॉपिक को स्टार्ट किया था। हमारे टॉपिक का नाम था रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं उत्प्रेरक। स्टूडेंट्स, कल हमने बात की थी, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखा था, जल्दी एक बार हम रिवाइज करते हैं, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। देखो स्टूडेंट्स, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन में आपने देखा था कि ऐसे परिवर्तन जिसमें पदार्थ की केवल भौतिक प्रावस्था में परिवर्तन होता है, उसके रासायनिक गुण व संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता, भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। जबकि रासायनिक परिवर्तन के दौरान नया पदार्थ बनता है और बनने वाला नया पदार्थ रासायनिक संगठन में मूल पदार्थ से क्या होता है, भिन्न होता है। भौतिक परिवर्तन होता है वो अस्थायी होता है, जबकि रासायनिक परिवर्तन क्या होता है स्टूडेंट्स, स्थायी होता है। भौतिक परिवर्तन में आपने देखा था कि कोई भी बाह्य प्रावस्था जैसे ही हटाई जाती है, पदार्थ पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में लौट जाता है, जबकि रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में नहीं लौटता। उसके बाद में हमने भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन के एग्जाम्पल देखे थे। जैसे भौतिक परिवर्तन के एग्जाम्पल की बात करें तो चीनी या शर्करा का पानी में घुलना एक भौतिक परिवर्तन है। अमोनियम क्लोराइड का ऊर्ध्वपातन एक भौतिक परिवर्तन है। जल की विभिन्न प्रावस्था में परिवर्तन भी एक भौतिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन में आपने देखा था कि जैसे लोहे पर जंग लगना, बनी हुई सब्जी का खराब होना, ऐसे परिवर्तन क्या कहलाते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। स्टूडेंट्स, उसके बाद में हमने बात की थी रासायनिक अभिक्रिया, यानी जो रासायनिक परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। उसके बाद में हमने बात की थी रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहेंगे स्टूडेंट्स, जो रासायनिक परिवर्तन होता है उसे ही क्या कहा जाता है, रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। उसके बाद में स्टूडेंट्स हमने बात की थी रासायनिक समीकरण। क्या, रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण क्या थी स्टूडेंट्स, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को उनके संकेतों एवं अणुसूत्र द्वारा प्रदर्शित करने पर प्राप्त जो समीकरण होती है उसे क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स, रासायनिक समीकरण कहा जाता है। उसके बाद में हमने बात की थी कि जो रासायनिक समीकरण है उस रासायनिक समीकरण के लिखने के चरण के बारे में बात की थी, लिखने के चरण। तो स्टूडेंट्स, आपने पढ़ा होगा रासायनिक समीकरण के लिखने के चरण में अभिकारक को लेफ्ट हैंड साइड लिखा जाता है, उसके बाद में एरो का चिन्ह लगाया जाता है, उसके बाद में किसे लिखा जाता है, उत्पाद को लिखा जाता है। दूसरा पॉइंट आपने देखा था, यदि अभिकारक एवं उत्पाद की संख्या 2 या 2 से अधिक है तो धनात्मक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। रासायनिक समीकरणें हैं वो द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करती है, अर्थात रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को न उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। अगला पॉइंट हमने पढ़ा था स्टूडेंट्स कि यदि रासायनिक अभिक्रियाओं में परमाणुओं की संख्या अभिकारक एवं उत्पाद में भिन्न भिन्न है, तब हम उचित गुणांक लगा के क्या करते हैं, संतुलित करते हैं। इस मेथड को आपने नाम दिया था हीट एंड ट्रायल मेथड या अनुमान विधि। आपने एक समीकरण ली थी, प्रोपेन का ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन करवाया था, कार्बन डाइऑक्साइड व जल का निर्माण हुआ था।
इस समीकरण को यदि आप संतुलित करते हैं तो सबसे पहले हमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़कर अन्य परमाणु को संतुलित करना होता है। तो सबसे पहले हम कार्बन को संतुलित करेंगे, उसके पश्चात हाइड्रोजन को और लास्ट में ऑक्सीजन को संतुलित किया जाता है। रासायनिक अभिक्रियाओं में अभिकारक एवं उत्पाद की भौतिक प्रावस्था को प्रदर्शित करने के लिए यदि ठोस है तो S का, द्रव है तो L का और गैस है तो G का प्रयोग किया जाता है, और यदि जलीय विलयन है तो उसके लिए AQ का उपयोग किया जाता है। अगली समीकरण हमने देखी थी कि यदि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान उत्सर्जित ऊष्मा धनात्मक है तो अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी होती है, और यदि उत्सर्जित ऊष्मा ऋणात्मक है तो अभिक्रिया कैसी होती है स्टूडेंट्स? ऊष्माशोषी अभिक्रिया होती है। और लास्ट पॉइंट हमने देखा था कि कोई भी यदि अभिक्रिया विशेष परिस्थितियों में संपन्न हो रही है, जैसे निश्चित प्रेशर, निश्चित टेम्परेचर या फिर किसी उत्प्रेरक की उपस्थिति में संपन्न होती है, तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम, इस प्रावस्था को हम तीर के निशान के ऊपर या नीचे लिखते हैं। तो ये एक छोटा सा रिवीजन हो गया। अब हम आगे बात करेंगे आज नेक्स्ट टॉपिक की, और उसमें हम पहला टॉपिक लेंगे कि आप जो रासायनिक अभिक्रियाएं लिखते हैं, रासायनिक समीकरणें आप जो लिखते हैं, उनकी विशेषता क्या होती है? स्टूडेंट्स, रासायनिक समीकरण की विशेषता क्या होती है? तो देखो स्टूडेंट्स, आपको रटना कुछ नहीं है, केवल समझना है। रासायनिक समीकरण की विशेषताएं, रासायनिक समीकरण की विशेषताएं। देखो स्टूडेंट्स, मैंने एक रासायनिक समीकरण लिखी है, जैसे N2 प्लस 3H2 इक्वल टू 2NH3 प्लस 10.5 किलो कैलोरी पर मोल। ऐसे मैंने कोई एक रासायनिक समीकरण लिखी है, जिसके बारे में हम कल अध्ययन कर चुके हैं। आपने एग्जाम्पल देखा होगा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। देखो स्टूडेंट्स, ये समीकरण आपको क्या बताती है? केवल आपको अध्ययन करना है, इस समीकरण को देखना है और इसे समझना है, और इस समीकरण के दौरान ही इसकी विशेषता के जितने भी पॉइंट हैं वो आप आसानी से याद कर सकते हैं। जैसे स्टूडेंट्स, मैंने ये इनकी भौतिक प्रावस्था लिख दी G, और यहाँ पे क्या बन गई? अमोनिया गैस बन गई। स्टूडेंट्स, मैं बात करूं यहाँ पर सबसे पहले कि इसमें आप इस समीकरण के द्वारा किन किन बातों का पता लगा सकते हैं। तो देखो, सबसे पहले क्या आप इस समीकरण को देखकर अभिकारक एवं उत्पाद का पता लगा सकते हैं? क्योंकि हमने पहला पॉइंट पढ़ा था कि जो तीर के निशान के दाईं ओर है वो अभिकारक और बाईं ओर है वो क्या होते हैं? उत्पाद होते हैं। तो पहला पॉइंट क्या हो गया? अभिकारक एवं उत्पाद के परमाणु व द्रव्यमान की जानकारी प्राप्त होती है। कि रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता क्या होगी कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया आपने देखी और झट से आपने ये पता लगा लिया कि इस उपरोक्त अभिक्रिया में कौन सा अभिकारक है और कौन सा उत्पाद है। सेकंड पॉइंट की मैं बात करूं स्टूडेंट्स, तो आप यहां पर अभिकारक एवं उत्पाद की, अभिकारक एवं उत्पाद की भौतिक प्रावस्था की जानकारी प्राप्त होती है। अभिकारक
एवं उत्पाद की भौतिक प्रावस्था की क्या होती है स्टूडेंट्स, जानकारी आपको प्राप्ति होती है। कि आपने यहाँ पे देखा जो नाइट्रोजन है वो गैसीय फॉर्म में है, हाइड्रोजन गैसीय फॉर्म में है, अमोनिया भी कौन से फॉर्म में है, गैसीय फॉर्म में है। तो आपने रासायनिक अभिक्रिया को देखकर इस बात का पता लगा दिया कि उपरोक्त अभिक्रिया कौन सी अवस्था में है। तो यहाँ पर भी दूसरा पॉइंट भी आपको रटने की आवश्यकता नहीं है, ये भी आप समीकरण को देखकर आसानी से पता लगा सकते हैं। तीसरी विशेषता मैं बताऊं स्टूडेंट्स कि आपने उपरोक्त अभिक्रिया को देखा और देखकर ये पता लगा सकते हैं कि उपरोक्त अभिक्रिया उत्क्रमणीय है या अनुत्क्रमणीय। जैसे यहाँ पर उत्क्रमणीयता का सिंबल है, मतलब समीकरण कैसी है, उत्क्रमणीय है, और केवल सिंगल एरो होता, ऐसा सिंबल होता, मतलब अभिक्रिया कैसी होती, अनुत्क्रमणीय होती। तो आपने स्टूडेंट्स पता लगा लिया कि अभिक्रिया की उत्क्रमणीयता की जानकारी प्राप्ति होती है। क्या प्राप्त होती है स्टूडेंट्स, अभिक्रिया की उत्क्रमणीयता की जानकारी प्राप्ति होती है। तो तीसरी विशेषता होगी कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है वो क्या उत्क्रमणीय है या अनुत्क्रमणीय है, उसकी आपको आसानी से जानकारी प्राप्ति हो जाती है। चौथा पॉइंट मैं बात करूं कि उपरोक्त अभिक्रिया या फिर मैं ये कहूं कि अभिक्रिया ऊष्माशोषी अथवा ऊष्माक्षेपी की जानकारी प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है स्टूडेंट्स, ऊष्माशोषी या ऊष्माक्षेपी कौन सी होती है स्टूडेंट्स, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कौन सी होगी, जो अभिक्रिया से उत्सर्जित ऊष्मा ऋणात्मक होगी या ऊष्मा का अवशोषण करेगी। ऊष्माक्षेपी वे रासायनिक अभिक्रिया जिसके दौरान ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। जैसे उपरोक्त अभिक्रिया में 10.5 किलो कैलोरी पर मोल एनर्जी मुक्त हो रही है, मतलब अभिक्रिया कौन सी है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो अभिक्रिया ऊष्माशोषी या ऊष्माक्षेपी है, उसकी क्या प्राप्त होती है, आपको जानकारी प्राप्ति होती है। तो देखो स्टूडेंट्स, आपको कुछ भी रटना नहीं पड़ा, आपने एक साधारण सा एग्जांपल याद रखा और रासायनिक समीकरण की आपने क्या बता दी, विशेषता बता दी। तो देखो एक बार मैं फिर से रिवाइज करता हूँ। रासायनिक समीकरण की विशेषता क्या होगी, अभिकारक एवं उत्पाद के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, उनके परमाणु की संख्या, उसके द्रव्यमान की जानकारी हमें प्राप्ति होती है। इसके अलावा स्टूडेंट्स अभिकारक एवं उत्पाद की भौतिक प्रावस्था की जानकारी भी हमें प्राप्ति होती है। तीसरी बात करें कि अभिक्रिया उत्क्रमणीय है या अनुत्क्रमणीय है, उसकी जानकारी हमें रासायनिक समीकरण के द्वारा प्राप्त होती है। चौथा पॉइंट, उपरोक्त अभिक्रिया ऊष्माशोषी है या ऊष्माक्षेपी है, इसकी जानकारी भी हमें प्राप्त होती है। और स्टूडेंट्स पांचवा पॉइंट में बात करूं कि रासायनिक समीकरण की संपन्न होने में उपयुक्त ताप व दाब या उत्प्रेरक की जानकारी भी हमें प्राप्त होती है। फ्रेंड्स क्या प्राप्त होती है कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है उसको संपन्न करने के लिए कितना टेम्परेचर चाहिए, कितना प्रेशर चाहिए और कौन सा हमें उत्प्रेरक चाहिए, इसकी जानकारी भी हमें इस समीकरण के द्वारा प्राप्त होती है। तो ये 5 छोटे से पॉइंट है रासायनिक समीकरण की विशेषताओं की। फ्रेंड्स इसके पश्चात हम बात करेंगे कि जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, ये बात होगी
इस रासायनिक समीकरण की विशेषता, और यहाँ हम अध्ययन करेंगे रासायनिक अभिक्रिया की सीमाएं, कि आपने इनका तो पता लगा दिया कि अभिकारक क्या है, उत्पाद क्या है, अभिकारक उत्पाद की भौतिक प्रावस्था क्या है, अभिक्रिया ऊष्माशोषी है या ऊष्माक्षेपी है, अभिक्रिया उत्क्रमणीय है या अनुत्क्रमणीय है, और अभिक्रिया कौन सी विशेष परिस्थिति में संपन्न हो रही है, यानी कि क्या ताप है, क्या दाब है, क्या कैटालाइसिस है, इसके बारे में आपको जानकारी प्राप्त होगी। लेकिन इस समीकरण को देखकर हम क्या पता नहीं लगा सकते। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल यदि हम इसे देखें तो उपरोक्त अभिक्रिया को देखकर आप ये पता नहीं लगा सकते कि अभिक्रिया अभी प्रारंभ हुई है या संपन्न हो गई, यानी कि अभिक्रिया की पूर्णता की जानकारी, अभिक्रिया की पूर्णता की जानकारी प्राप्त नहीं होती। क्या प्राप्त नहीं होती फ्रेंड्स? कि अभिक्रिया संपन्न हुई है या नहीं हुई है, इसकी जानकारी आपको रासायनिक समीकरण के द्वारा नहीं पता होती। दूसरी बात करें हम, दूसरी जो सीमा है वो क्या है कि अभिकारक एवं उत्पाद की सांद्रता की जानकारी प्राप्त नहीं होती। यानी कि अभिकारक और जो उत्पाद है उसमें अभिकारक की सांद्रता क्या है, उत्पाद की सांद्रता क्या है, कौन सा पदार्थ कम है, कौन सा पदार्थ ज्यादा है, उसकी जानकारी आप इस समीकरण को देखकर नहीं लगा सकते। तो स्टूडेंट्स, ये छोटी सी दो इसकी क्या हो गई, सीमाएं हो गई, और एक अपना छोटा सा टॉपिक अभी कंप्लीट हुआ है। देखो स्टूडेंट्स, एक बार मैं फिर से रिवाइज करवाता हूँ आपको। रासायनिक समीकरण की विशेषताएं आपको रटना कुछ भी नहीं है, एक एग्जाम्पल को आप ध्यान रखो और यहाँ से आप विशेषताएं एवं सीमाएं दोनों आप याद कर सकते हैं। देखो पहला क्या है, अभिकारक एवं उत्पाद के परमाणुओं की संख्या व द्रव्यमान की जानकारी प्राप्त होती है। देखो आपने पता लगा लिया कितने परमाणु, नाइट्रोजन के 2 परमाणु है, हाइड्रोजन के 6 परमाणु है, इधर भी नाइट्रोजन के 2, हाइड्रोजन कितने हैं, 6 है। दूसरा आपने क्या लिखा है, अभिकारक एवं उत्पाद की भौतिक प्रावस्था, यहाँ आपने जो सिंबल लगा रखे हैं उससे आपको भौतिक प्रावस्था की जानकारी प्राप्त होती है। अभिक्रिया की उत्क्रमणीयता की जानकारी, यदि रासायनिक अभिक्रिया उत्क्रमणीय है तो वहां पे उत्क्रमणीयता का सिंबल लगाया हुआ होगा। चौथा पॉइंट कि अभिक्रिया ऊष्मा शोषी है, यदि उत्सर्जित ऊष्मा धनात्मक है तो अभिक्रिया कैसी है, ऊष्मा शोषी है, और यदि उत्सर्जित ऊष्मा ऋणात्मक है तो अभिक्रिया कौन सी है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। उसके बाद में रासायनिक समीकरण को संपन्न करवाने के लिए जो उपयुक्त विशेष परिस्थितियां हैं, जैसे ताप है, दाब है, उत्प्रेरक है आदि की जानकारी भी हमें इसके द्वारा प्राप्त होती है। ये थी इसकी विशेषता। सीमाओं के बारे में हम बात करें तो यहाँ पे स्टूडेंट्स 2 सीमाएं हैं। पहली सीमा है अभिक्रिया की पूर्णता की जानकारी प्राप्त नहीं होती, यानी रासायनिक अभिक्रिया को देखकर आप ये नहीं कह सकते कि अभिक्रिया अभी पूर्ण हुई है या नहीं हुई है। दूसरा पॉइंट है अभिकारक एवं उत्पाद की सांद्रता की जानकारी प्राप्त नहीं होती, यानी कि अभिक्रिया को देखकर आप अभिक्रिया की सांद्रता के बारे में नहीं बता सकते। तो स्टूडेंट्स,
मैं समझता हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, रासायनिक समीकरण की विशेषताएं एवं सीमाएं या फिर कमियां। तो आप जल्दी से इस बोर्ड का स्क्रीनशॉट लीजिए अपने नोट्स बनाने के लिए, और स्टूडेंट्स आप साथ साथ में अपने नोट्स बनाते जाइए ताकि आपको अच्छी से आपके नोट्स भी बन जाए और आपकी तैयारी है वो भी अच्छी तरीके से चलती रहे। अब देखो स्टूडेंट्स, इसके बाद में हम बात करेंगे विभिन्न प्रकार की रासायनिक समीकरणें। यहां से मोस्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन पूछा जाता है, विभिन्न प्रकार की रासायनिक समीकरणें। तो स्टूडेंट आप ध्यान दीजिए, समझने का प्रयास कीजिए, बहुत ही अच्छा चैप्टर है और यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम बात करेंगे संयुग्मन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया स्टूडेंट्स? संयुग्मन अभिक्रिया। देखो संयुग्मन अभिक्रिया किसे कहते हैं? संयुग्मन अभिक्रिया। तो देखो स्टूडेंट, संयुग्मन का अर्थ यदि हम बात करें, संयुग्मन का जो अर्थ है वो क्या होता है स्टूडेंट्स? जुड़ना होता है। संयुग्मन का जो अर्थ होता है वो क्या होता है स्टूडेंट्स? जुड़ना होता है। यहाँ आप केवल नाम के द्वारा ही रासायनिक समीकरण की पहचान कर सकते हैं। तो आपका फोकस होना चाहिए कि जो नाम है, जो टर्म्स है वो क्या कह रही है, उस टर्म्स को आपको पकड़ना होगा ताकि याद करने में इजी रहे। तो देखो फ्रेंड्स, संयुग्मन का अर्थ क्या होता है? जुड़ना। संयुग्मन का अर्थ क्या होता है? जुड़ना। तो देखो यहां से क्वेश्चन क्या पूछा जाता है स्टूडेंट्स? देखो क्वेश्चन पूछा जाता है, एक तो क्वेश्चन यदि सिंपल पूछते हैं तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा पूछते हैं और उसका उदाहरण पूछा जाता है। जैसे क्वेश्चन आ गया कि संयुग्मन अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण सहित पहचान कीजिए। ये तो हो गया सिंपल क्वेश्चन। दूसरा क्या होता है कि आपको रासायनिक समीकरण दे दी। क्या दे दी स्टूडेंट्स? रासायनिक समीकरण दे दी, और रासायनिक समीकरण देकर आपको पूछा जाता है कि उपरोक्त रासायनिक समीकरण की पहचान कर इससे संबंधित एक अन्य समीकरण लिखिए एवं इसे परिभाषित भी कीजिए। यानी कि ऐसी स्थिति में आपको रासायनिक समीकरण की पहचान करनी होती है, उसे परिभाषित करनी होती है और उससे संबंधित कोई एक अदर एग्जाम्पल आपको देना पड़ता है। तो देखो स्टूडेंट्स, जैसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, हम आते हैं उसी तरीके से हम तैयारी करेंगे। यहाँ पर देखो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन क्या आता है? परिभाषा का और एग्जाम्पल का। तो देखो सबसे पहले हम बात करेंगे संयुग्मन अभिक्रिया की परिभाषा की। संयुग्मन अभिक्रिया की परिभाषा। तो देखो संयुग्मन का अर्थ क्या होता है? जुड़ना। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक नए उत्पाद का निर्माण करता है। कौन सी अभिक्रिया? वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक, जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर
उत्पाद का निर्माण करते हैं, यानी जो प्रोडक्ट प्राप्त होगा वो कैसा होगा, सिंगल प्रोडक्ट प्राप्त होगा। एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, संयुग्मन अभिक्रिया कहते हैं। तो देखो यहां से इसके नाम से आपके डेफिनेशन क्लियर हो जानी चाहिए कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। ये अभिक्रिया कौन से प्रकार की होगी, संयुग्मन अभिक्रिया होगी। जैसे एग्जांपल के लिए कोई अभिकारक आपने माना A प्लस B, दो अभिकारक हो गए, या फिर दो से अधिक भी हो सकते हैं, तब क्या आ जाएगा A प्लस B प्लस C। तो दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। केवल किसका निर्माण करेंगे, केवल कार्बन का निर्माण करते हैं, C का निर्माण करते हैं, सॉरी किसका निर्माण करते हैं, C का। एकल उत्पाद हो गया। अभिक्रिया कौन सी होगी, संयुग्मन अभिक्रिया होगी। स्टूडेंट्स यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं संयुग्मन अभिक्रिया के। तो पहला जो एग्जाम्पल है वो है कोयले का दहन। पहला एग्जाम्पल कौन सा है, कोयले का दहन। यानी स्टूडेंट्स कोयले में मुख्यतः कौन सा पदार्थ होता है, कार्बन, या फिर इसे ये भी पूछ सकते हैं कार्बन के दहन का रासायनिक समीकरण बताइए। तो कोयले में क्या है स्टूडेंट्स, कार्बन है, C+O2। अभिकारक कितने हो गए, दो या दो से अधिक। उत्पाद कितना होना चाहिए, एक, यानी कि इन दोनों का दहन करवाएंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा, CO2 प्राप्त होगा। यानी आपने कार्बन की अभिक्रिया ऑक्सीजन से करवाई और आपको क्या प्राप्त हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त हो गया। यानी दो अभिकारक और उत्पाद कैसा, एक, मतलब अभिक्रिया कौन सी, संयुग्मन अभिक्रिया। दूसरा एग्जांपल है स्टूडेंट्स मैग्नीशियम फीते का दहन। मैग्नीशियम फीते का दहन। मैग्नीशियम फीते का दहन मतलब स्टूडेंट्स किससे बना है मैग्नीशियम फीता, मैग्नीशियम से। दहन किसकी उपस्थिति में होगा, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा, और यहां पर क्या प्राप्त हो जाएगा, 2MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड आपको प्राप्त हो गया। ये अभिक्रिया भी कौन सी है, संयुग्मन अभिक्रिया है, क्योंकि अभिकारक कितने, दो, उत्पाद कितने, एक, मतलब अभिक्रिया कौन सी होगी, संयुग्मन अभिक्रिया होगी। स्टूडेंट्स तीसरा जो एग्जांपल है संयुग्मन अभिक्रिया का वो है एथीन का हाइड्रोजनीकरण। देखो स्टूडेंट्स हाइड्रोजनीकरण का मतलब होता है हाइड्रोजन का जुड़ना। हाइड्रोजनीकरण का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन का जुड़ना। किसमें, एथीन में क्या जुड़ेगा, हाइड्रोजन। स्टूडेंट्स एथीन का जो सूत्र होता है वो होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2। स्टूडेंट्स क्या है, एथीन का क्या होगा, हाइड्रोजनीकरण, मतलब यहां पर आपने क्या ले लिया है, H2 ले लिया है। और किसकी उपस्थिति में स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको कुछ टेम्परेचर चाहिए और विशिष्ट आपको उत्प्रेरक चाहिए। जैसे आपने उत्प्रेरक ले लिया, यहाँ पर निकेल उत्प्रेरक ले लिया, और यहाँ पर देखो इसमें क्या जुड़ जाएगा, हाइड्रोजन जुड़ेगा। तो यहाँ पर हाइड्रोजन कितने थे, दो, तो एक हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ, एक हाइड्रोजन इसके साथ, यहाँ पर क्या प्राप्त हो जाएगा आपको, CH3। किसका निर्माण हो गया स्टूडेंट्स, एथेन का निर्माण हो गया। किसका निर्माण हो गया, एथेन का निर्माण हो गया। ये क्या थी, एथीन थी। तो देखो स्टूडेंट्स केवल 3 एग्जांपल आपको दे रखे हैं, किसमें, संयुग्मन अभिक्रिया में।
तो मैं एक बार फिर से आपको रिवाइज करवाता हूँ। संयुग्मन अभिक्रिया किसे कहते हैं? संयुग्मन का शाब्दिक अर्थ होता है जुड़ना। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे क्या कहते हैं? संयुग्मन अभिक्रिया कहते हैं। हमने देखा था A+B, दो अभिकारक है मिलकर एक उत्पाद C का निर्माण कर रहे हैं, यानी एक ही उत्पाद है, मतलब अभिक्रिया कौन सी होगी स्टूडेंट्स? संयुग्मन अभिक्रिया होगी। अब स्टूडेंट्स आपको पूछते हैं संयुग्मन अभिक्रिया के उदाहरण बताइए, तो आप पहला उदाहरण बताओगे कोयले का दहन या कार्बन का दहन, C+O2 = CO2। दूसरा एग्जाम्पल कौन सा है? मैग्नीशियम फीते का दहन, एग्जाम्पल क्या होगा? 2Mg+O2 = 2MgO। मैग्नीशियम का ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन होता है तो किसका निर्माण हो जाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है। तीसरी में बात करूं एथीन का हाइड्रोजनीकरण, तो स्टूडेंट्स एथीन का सूत्र होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2। हाइड्रोजनीकरण का अर्थ होता है हाइड्रोजन का जुड़ना। विशेष ताप पर लगभग 400 केल्विन के ताप पर ये अभिक्रिया संपन्न होती है। उस पर आपने लिया है निकल और क्या बन जाएगा? एथेन का निर्माण हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स मैं समझता हूँ आपकी संयुग्मन अभिक्रिया समझ में आई होगी। जल्दी से इसका आप स्क्रीनशॉट ले ताकि आपके नोट्स बनाने में आसानी हो। इसके बाद में अगली अभिक्रिया के बारे में हम बात करेंगे। संयुग्मन के बाद में जो अभिक्रिया है जस्ट इसके अपोजिट, यानी संयुग्मन का अर्थ होता है जुड़ना। और अब हम बात करेंगे अपघटन अभिक्रिया। स्टूडेंट्स अपघटन का शाब्दिक अर्थ होता है टूटना। अपघटन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है स्टूडेंट्स? टूटना इसका शाब्दिक अर्थ होता है। तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं अगला एग्जाम्पल आपको बता सकूं। स्टूडेंट्स अगली जो रासायनिक अभिक्रिया है वो कौन सी है? अपघटन अभिक्रिया या अपघटन रासायनिक अभिक्रिया। देखो स्टूडेंट्स यहाँ पर भी क्वेश्चन वही दो टाइप से चलता है। पहला टाइप तो ये चलता है क्या वो पूछते हैं कि अपघटन अभिक्रिया किसे कहते हैं, कोई उदाहरण दीजिए। या फिर दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, आपको अपघटन अभिक्रिया का एग्जाम्पल दे दिया जाता है, आपको पूछा जाता है उपरोक्त अभिक्रिया की पहचान कर इसे परिभाषित कीजिए एवं इससे संबंधित कोई दूसरा एग्जाम्पल लिखिए, दूसरा उदाहरण लिखिए। देखो स्टूडेंट्स अपघटन का अर्थ क्या है? अपघटन शब्द का अर्थ क्या है? टूटना। क्या है? टूटना। अपघटन शब्द का क्या अर्थ क्या है? टूटना। और यहां से आप इसकी परिभाषा दे दोगे। देखो संयुग्मन अभिक्रिया में क्या हुआ था कि दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। तो ये इससे बिल्कुल उल्टी होगी कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक प्रकाश, विद्युत एवं ऊष्मा की उपस्थिति में टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। तो देखो स्टूडेंट्स लिखो इसकी परिभाषा। वह रासायनिक अभिक्रिया
अभिक्रिया जिसमें वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक विद्युत ऊष्मा व प्रकाश की उपस्थिति में दो या दो से अधिक उत्पाद में टूटता है, उसे हम क्या कह देंगे? अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक विद्युत ऊष्मा व प्रकाश की उपस्थिति में दो या दो से अधिक उत्पादों में टूटता है, ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाती है स्टूडेंट्स? अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। तो देखो बिल्कुल उल्टा हो गया, वहां पर दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण कर रहे थे। यहां पर क्या है? एकल अभिकारक है, किसकी उपस्थिति में टूटेगा? विद्युत ऊष्मा अथवा प्रकाश की उपस्थिति में, और दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे हम क्या कह देंगे? अपघटन अभिक्रिया कह देंगे। स्टूडेंट्स, जैसे कोई अभिकारक A है, वो टूटा अभिकारक B और C में। अभिकारक कितने थे? एक। उत्पाद कितने बन गए? दो, या फिर दो से अधिक। तो यहाँ पर कितना आ गया? BC+D। अभिक्रिया कौन सी होगी? अपघटन अभिक्रिया। स्टूडेंट्स, अपघटन अभिक्रिया है वो तीन प्रकार की है। अपघटन अभिक्रिया कौन सी, कितने प्रकार की है? तीन प्रकार की है। सबसे पहले है विद्युत अपघटन। देखो अंतर कुछ नहीं है, विद्युत अपघटन। विद्युत अपघटन कब होगा? कि पदार्थ कौन सी अवस्था में? गलित या द्रव अवस्था में। गलित या द्रव अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण। यानी कि कोई रासायनिक पदार्थ है, वो विद्युत धारा प्रवाहित करने पर दो या दो से अधिक उत्पादों में टूट जाता है, ऐसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? विद्युत अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं बात करूं तो यहाँ पर देखो स्टूडेंट्स, आपने एग्जाम्पल लिया है 2NaCl। क्या लिया है? 2NaCl सोडियम क्लोराइड लिया है। आपने क्या लिया है? सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड में आपने क्या प्रोवाइड की स्टूडेंट्स? आपने प्रोवाइड की विद्युत धारा, और आपको प्राप्त हुआ सोडियम और क्लोरीन। एकल अभिकारक था, विद्युत धारा प्रवाहित करने पर दो उत्पाद बन गए। ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाती है स्टूडेंट्स? विद्युत अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी? विद्युत अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। स्टूडेंट्स, दूसरा जो एग्जांपल है वो है उष्मीय अपघटन। उष्मीय अपघटन यानी कि अभिकारक उष्मा पाकर उष्मा पाकर दो या दो से अधिक उत्पाद
में टूटता है। कि कोई भी आपने अभिकारक लिया है, वो अभिकारक उष्मा पाकर दो या दो से अधिक उत्पाद में टूट रहा है, तो ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाएगी? उसमें अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। अब देखो यहाँ पर मैं एग्जाम्पल के बारे में बात करूं तो एग्जाम्पल है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। क्या नाम है इसका? कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट का उष्मीय अपघटन, यहां पर आपने इसे क्या दी है? उष्मा दी है। क्या दी है फ्रेंड्स? उष्मा दी है। एस सिंबल का अर्थ है आपने इसे हीट दी है। क्या प्राप्त होता है? CaO प्लस CO2। ये क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड। क्या है फ्रेंड्स? कैल्शियम ऑक्साइड। तो देखो स्टूडेंट्स, अभिकारक कितना था? एक। उत्पाद कितने बन गए? दो। और एकल अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है। अभिक्रिया कौन सी कहलाती है? अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। स्टूडेंट्स, तीसरा जो एग्जाम्पल है वो है आपके प्रकाश अपघटन। कौन सा अपघटन? प्रकाश अपघटन। कौन सा अपघटन है स्टूडेंट्स? प्रकाश अपघटन। देखो स्टूडेंट्स, प्रकाश अपघटन किसे कहते हैं? कि एकल अभिकारक सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है। प्रकाश की उपस्थिति में अपघटन क्या कहलाएगा? प्रकाश अपघटन कहलाएगा। एग्जाम्पल के लिए मैं बात करूं 2HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड किसकी उपस्थिति में स्टूडेंट्स? प्रकाश की उपस्थिति में किसका निर्माण कर लेगा? H2 का प्लस Br2 का निर्माण करता है। ये अभिक्रिया कौन सी कहलाती है? ये अभिक्रिया कहलाती है अपघटन अभिक्रिया। तो देखो स्टूडेंट्स, मैं फिर से रिवाइज करता हूं। हमने टॉपिक लिया था अपघटन अभिक्रिया। अपघटन का शाब्दिक अर्थ होता है टूटना। अपघटन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है स्टूडेंट? टूटना। डेफिनेशन, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक विद्युत ऊष्मा व प्रकाश की उपस्थिति में दो या दो से अधिक उत्पादों में टूटता है, अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। एकल अभिकारक A था, सूर्य अथवा प्रकाश की उपस्थिति में ये B प्लस C प्लस D में, यानी दो या दो से अधिक उत्पाद में टूट गया। मतलब अभिक्रिया कौन सी है? अपघटन अभिक्रिया है। अपघटन अभिक्रिया कितने प्रकार की स्टूडेंट? 3 प्रकार की। विद्युत अपघटन, यानी विद्युत अपघटन कौन से पदार्थों में होगा? जो पदार्थ गलित अथवा द्रव्य अवस्था में होगा। कि यदि पदार्थ गलित अथवा द्रव्य अवस्था में है तब उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करोगे तो एकल अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है। मतलब NaCl सोडियम क्लोराइड में के विलयन में जब आपने विद्युत धारा प्रवाहित की तब सोडियम और क्लोराइड का निर्माण हुआ, दो उत्पाद का निर्माण हुआ। किसकी उपस्थिति में? विद्युत धारा की उपस्थिति में। तो स्टूडेंट से क्या कह दिया? विद्युतीय अपघटन। दूसरा है उष्मीय अपघटन। उष्मीय अपघटन का मतलब क्या है? कि अभिकारक उष्मा पाकर दो या दो से अधिक उत्पाद में टूटेगा। तो कैल्शियम कार्बोनेट था, उस कैल्शियम कार्बोनेट को आपने उष्मा दी, तब किसका निर्माण हो गया? कैल्शियम ऑक्साइड व कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण हो गया, दो उत्पाद का निर्माण हो गया। मतलब अभिक्रिया कौन सी है? उष्मीय अपघटन। तीसरी अभिक्रिया है प्रकाश अपघटन। प्रकाश अपघटन मतलब कोई अभिकारक प्रकाश की उपस्थिति में अपघटित अथवा टूटता है। प्रकाश की उपस्थिति में अपघटित अथवा टूटता है, उसे हम क्या कह देंगे? अपघटन अभिक्रिया प्रकाश अपघटन अभिक्रिया कह देंगे। एग्जाम्पल ये आपने 2HBr इक्वल टू
प्रकाश की उपस्थिति में H2 प्लस Br2 का निर्माण होता है। तो अभिक्रिया कौन सी हो गई? यहाँ पर ये हो गई प्रकाश अपघटन अभिक्रिया। तो स्टूडेंट्स आज हमने बात की है रासायनिक समीकरण की विशेषता, रासायनिक समीकरण की सीमाएं। दो प्रकार की हमने रासायनिक अभिक्रिया पढ़ी थी, एक तो संयुग्मन अभिक्रिया, दूसरी थी अपघटन अभिक्रिया। मैं उम्मीद करता हूं कि आज का पढ़ाया हुआ टॉपिक आपके समझ में आया होगा। इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर अपने नोटबुक में अच्छी तरीके से नोट्स बनाएं। आगे के जो बात होगी वो अगली क्लास में। यदि आपको हमारा पढ़ाया हुआ लेसन समझ में आ रहा है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।